बनिया इंडिया की एक ऐसी कम्युनिटी जो ट्रेड, फाइनेंस और बिजनेस के लिए फेमस है। ये कोई स्पेसिफिक स्टेट से नहीं आते। बनिया आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है, गुजरात, राजस्थान, बंगाल, महाराष्ट्र। बेसिकली जो व्यापारी होते हैं उन्हें बनिया कहा जाता है। अब नॉर्मली देखें तो हम लोग इंडिया में मारवाड़ीज, अग्रवाल्स, गुप्ताज और महेश्वरीज को बनिया कहते हैं। देश की इकोनॉमी की बात की जाए तो इन्होंने शुरू से ही बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। इवन आज भी टाटाज, अंबानीज, अडानीज इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब के साथ एक बनिए की खासियत ये होती है कि वो हर चीज की कैलकुलेशन करता है। मैं बताता हूँ, मेरे साथ जिम में एक्सरसाइज करने एक लड़का आता था। उसकी राशन वगैरह की दुकान थी और वो पूरा बनिया था। अब बात यह है कि यूजुअली वो एक्सरसाइज वगैरह करता नहीं था, पर मैं देख रहा था कि पिछले कुछ दिनों से वो डेली जिम आ रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, एक्सरसाइज को लेकर सीरियस हो गए? कहता भाई महीने की 1000 रुपए फीस है, दिन के 33 रुपए बनते हैं, आना तो पड़ेगा ही। मैं बहुत हैरान हुआ। ये बंदा 33 रुपए कैलकुलेट करके बैठा है और इसे हेल्थ से ज्यादा पैसे की फिक्र है। तो कहने का मतलब कैलकुलेशन इनबिल्ट होती है एक बनिए में। इसीलिए ये अपने ट्रेड स्किल्स, अकाउंटिंग और फाइनेंस के लिए जाने जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बनिया लोग बिजनेस बिल्ड करते हैं और क्या है उनके वेल्थ सीक्रेट्स। तो शुरू करें, चलो फिर। आप सबने इमामी कंपनी का नाम तो सुना होगा। ये बेसिकली कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये कंपनी किसी टाइम 20,000 रुपए से शुरू हुई थी और अब 8,000 करोड़ की बन गई है। और इसकी सक्सेस के पीछे हाथ है दो लोगों का, राधेश्याम अग्रवाल और राधेश्याम गोयनका। दोनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। स्कूल टाइम से वो साथ साथ ही रहते थे। फिर जब वो अपना कॉलेज कर रहे थे तो उन्होंने कुछ काम करने का सोचा। दोनों अब घंटों बैठकर केमिकल फॉर्मूलाज की बुक्स पढ़ते थे। उनका प्लान था कि हम सबसे अच्छे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाएंगे। कॉलेज के दौरान दोनों ने बहुत सारे काम किए, लाइक लूडो जैसी गेम्स बनाना, टूथब्रश बेचना, पैकेजिंग करना, होममेड ग्लू बनाना। यानी वो बिजनेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ करते रहते थे। उनके यहाँ एक बुरा बाजार था जहां वो अपनी ये चीजें सेल करते थे। अब खरीदना बेचना तो उन्होंने सीख लिया था, बट कैपिटल का ना होना एक बड़ी प्रॉब्लम थी उनके लिए। 3 साल स्ट्रगल करने के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए थोड़े बहुत पैसे तो चाहिए ही। तो उस वक्त गोयनका के फादर ने उनको 20,000 रुपए दिए और कहा 50-50 पार्टनरशिप में काम कर लो। तो ऐसे उन्होंने अपना पहला बिजनेस केमको केमिकल्स शुरू किया। इसके बाद उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी। शुरू में कुछ महीने सब कुछ स्मूथली चल रहा था, बट साल के खत्म होते होते उनके 20,000 रुपए भी खत्म हो गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि पैसे गए कहां। फिर उन्होंने इस सेटबैक से सीखा और अकाउंटिंग को सीरियसली लेना स्टार्ट किया। अब एक बार फिर वो गोयनका के पिताजी के पास गए और इस बार उन्हें पूरे 1 लाख रुपए मिले, पर अब फेल होने का कोई चांस नहीं था। तो उन्होंने प्रोडक्ट्स पर बारीकी से काम किया और इस बार केमको केमिकल्स को बहुत तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली। काम उनका अच्छा चल पड़ा था, पर मार्जिन्स बहुत लो थे। उन्हें पूरे कार्टून सिर्फ 36 रुपए मार्जिन पर बेचने पड़ रहे थे। तो कुछ साल तक तो ऐसे ही चलता रहा, पर बाद में दोनों को समझ आया कि अगर बिजनेस को बड़ा बनाना है तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, प्रोडक्ट और मार्जिन दोनों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से दोनों रिसर्च में लग गए और उन्हें पता चला कि उस टाइम इंडिया में फॉरेन ब्रांड्स का बहुत क्रेज था। लोग इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स को ज्यादा पसंद कर रहे थे, पर इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर टैक्स भी बहुत ज्यादा लगता था, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन उस प्रोडक्ट को खरीद ही नहीं पाती थी। बट उन्होंने इस प्रॉब्लम में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी। पहले तो उन्होंने एक लॉस मेकिंग कंपनी को एक्वायर किया जिसका नाम था हिमानी, और बाद में उसे चेंज करके बना दिया इमामी। तो अब इस नए ब्रांड नेम के साथ उन्होंने 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, एक कोल्ड क्रीम, एक वेनिशिंग क्रीम और एक टैल्कम पाउडर। लॉन्च के कुछ ही टाइम बाद प्रोडक्ट इतनी तेजी से बिकने लगे कि इमामी एज अ ब्रांड एस्टेब्लिश हो गया। अब ये हुआ कैसे वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता है कि उस टाइम उनके पास एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के लिए तो पैसे थे नहीं, तो उन्होंने ओल्ड वाइन को नई बोतल में सेल किया। कहने का मतलब पैकेजिंग को पूरी तरह से चेंज कर दिया। उस टाइम 1980s में अगर देखा जाए तो टैल्कम पाउडर टीन कंटेनर में सेल होता था, पर उन्होंने इंडिया में पहली बार टैल्कम पाउडर को एक प्लास्टिक कंटेनर में पैक किया और उस पर फोटोटोन लेबल भी लगाया, जिससे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बन गया। अब लोगों को ये लगने लगा कि ये प्रोडक्ट फॉरेन से इंपोर्ट हुआ है, इसीलिए ये वाला प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हुआ। और इस पर उन्होंने मार्जिन भी बहुत हाई रखा, क्योंकि उस समय इंडिया में MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस जैसी कोई चीज थी ही नहीं। आप जो प्राइस चाहो प्रिंट करवा सकते थे। तो ये एक बड़ा एडवांटेज रहा था उनके पास, और कुछ इस तरह से उन्होंने इमामी को इंडियन मार्केट का एक बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया। तो चलो अब जानते हैं कुछ बिजनेस लेसन्स के बारे में जो बनिया कम्युनिटी से सीखने चाहिए। फर्स्ट है मार्केट नॉलेज। एक बनिया कस्टमर को पूरी तरह से स्टडी करता है, उसकी इच्छा, जरूरत और बिहेवियर सब कुछ जान लेता है। इसीलिए वो सही प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट में ऑफर करता है। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि इमामी के फाउंडर्स ने भी यही किया था। उन्होंने पहले समझा कि कौन सा कॉस्मेटिक आइटम ज्यादा बिकता है और फिर उसे बनाना शुरू किया।
अब मार्केट नॉलेज की बात हो रही है तो कॉम्पिटिटर्स को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि एक बनिया अपने कॉम्पिटिटर्स पर पूरी नजर रखता है। आप कभी राशन की दुकान पर जाओ और कहो उससे कि पास वाली दुकान पर गुड़ 40 रुपए किलो मिल रहा है, वो तुरंत कहेगा कि हो ही नहीं सकता भाई, मार्केट का भाव 45 रुपए है, इससे नीचे कोई दे दे तो फ्री में ले जाना। यानी बनिए से प्राइस के मामले में बहस नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी मार्केट की पीएचडी करके बैठा है। वो मार्केट के ट्रेंड्स और इनोवेशन के हिसाब से अडेप्ट कर लेता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मार्केट में आगे वही रहता है जो कस्टमर नीड्स को समझता है। इसके अलावा मार्केट ट्रेंड्स आपको अलाउ करते हैं इनोवेट करने के लिए, नया प्रोडक्ट बनाने के लिए और लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने के लिए। सेकंड है वैल्यू प्रोपोजिशन। इसका मतलब होता है अपने कस्टमर्स को यूनिक बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफर करना। इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक बनिया अपने कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करता है। आप अगर अपने आसपास देखोगे तो ज्यादातर बनिया आपको राशन, अनाज और डेली नीड्स की चीजों में बिजनेस करते मिलेंगे। उन्हें अच्छी तरह पता है कि इन सब चीजों में कट थ्रोट कंपटीशन है और मार्जिन भी बहुत कम है, फिर भी वो सही प्राइस पर कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं और इसी वजह से उनका कस्टमर के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। और ट्रस्ट हर बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। ये ट्रस्ट ही तो है जो हम हर बार सेम बार्बर के पास जाते हैं, हर बार सेम जगह से राशन लाते हैं, हर बार सेम मेडिकल से दवाई लेते हैं। और आज की डिजिटल एज में तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि अब हर ब्रांड की रेपुटेशन और इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, तो ट्रस्ट तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा एक बनिया अपने और कस्टमर दोनों के पैसों की वैल्यू करता है। बनिए असल में ज्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि वो हमेशा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट सेल करते हैं। जितनी हम कीमत दे रहे हैं उतना ही फायदा भी हमें मिलता है, इसीलिए ये लोग लॉन्ग टर्म में कस्टमर को रिटेन करके रख पाते हैं। थर्ड है अडेप्टेबिलिटी। बनियाज हर मार्केट कंडीशन में प्रॉफिटेबली काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडेप्टिव होते हैं। इन्हें पता होता है कि मार्केट कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। ये टेक्नोलॉजी से लेकर कस्टमर बिहेवियर तक हर चीज को समझ के अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर देते हैं। और ठीक ऐसा ही किया था दोनों राधेश्याम फ्रेंड्स ने भी। उन्होंने देखा मार्केट में फॉरेन प्रोडक्ट्स की डिमांड है, तो चलो पैकेजिंग फॉरेन प्रोडक्ट्स जैसी कर देते हैं। ये लोग काम करने के लिए मार्केट स्टडी करते हैं और अपना दिमाग सिर्फ पैसे गिनने में लगाते हैं। एक बनिया नई सिचुएशन के लिए जितना तैयार होता है उतना ही वो अनसर्टन सिचुएशन के लिए भी तैयार रहता है। उसे अच्छी तरह पता है कि कभी बिजनेस अच्छा चलेगा तो कभी बुरा भी चलेगा, इसीलिए उसके पास हमेशा कुछ कैश रिजर्व, कुछ साइड इनकम और कुछ एसेट्स तो रहते ही हैं। इसीलिए आप देखोगे इस देश में व्हाइट मनी कैश के फॉर्म में सबसे ज्यादा बनियों के पास होती है। इसके साथ एक और चीज जो आप बनिया लोगों में नोटिस करोगे वो है कल्चरली सेंसिटिव होना। मेनली ये लोग अपने आसपास की लोकल मार्केट और कुछ नियर बाय लोकेशंस पर ही बिजनेस करते हैं, क्योंकि इन्हें अपने कल्चर से लगाव होता है। पर कुछ लोगों को बिजनेस एक्सपेंड करने का शौक भी होता है, तो वो नई जगह के कल्चर को भी अडेप्ट कर लेते हैं। इसके अलावा एक बनिया उसी बिजनेस में हाथ डालता है जो कई सालों तक सस्टेन हो सके। इसीलिए आप देखोगे ज्यादातर बनिए डेली नीड्स का सामान बेचते हैं, क्योंकि इन्हें अच्छी तरह पता है कि इंसान चाहे कहीं भी पहुंच जाए, मार्केट चाहे कितनी भी डाउन चली जाए, लोगों को हाथ धोने के लिए साबुन और दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट तो चाहिए ही। उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, और जो चीज हर हाल में बिकेगी वो बिजनेस हर हाल में चलेगा। फोर्थ है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। एक बनिया हमेशा अपने फाइनेंसेस का बजट और प्लान बना के रखता है। उसे अपनी इनकम और एक्सपेंसेस की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है। इसके अलावा वो कभी भी डेट नहीं लेता। वो बेसिकली अपने कैपिटल से ही काम करता है। बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए शायद थोड़ा बहुत पैसा उधार ले ले, पर अपनी लग्जरी और लाइफस्टाइल के लिए कभी लोन नहीं लेते। और आज के मॉडर्न टाइम में ये और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज कॉन्टिन्यूसली आपको क्रेडिट पर चीजें खरीदने के लिए मजबूर कर रही है। ऐसे में अगर किसी को क्रेडिट कार्ड का सही यूज करना ना आता हो तो वो इस क्रेडिट के ट्रैप में फंस के रह जाता है, और इसीलिए एक बनिया इन सब चीजों से दूर ही रहता है। इसके अलावा बनिया कभी भी प्रॉफिट्स को एकदम से निकालता नहीं है, वो प्रॉफिट्स को बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देता है, क्योंकि प्रॉफिट्स अगर हम रिसर्च, डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में लगाएंगे तो एक सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड हो जाएगा। साथ ही एक और क्वालिटी आपको इन लोगों में देखने को मिलेगी, और वो है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। बनिया लोग यूजुअली अपने अकाउंट्स को ट्रांसपेरेंट और एक्यूरेट रखते हैं, वो घपलेबाजी नहीं करते। और इसका कारण ये है, एक तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब आपके बिजनेस की सही वैल्यू बता देंगे। दूसरा, इससे उन सभी लोगों के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड होता है जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, लाइक स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स और कस्टमर्स। अब फाइनेंशियल डिसिप्लिन में एक सबसे जरूरी चीज होती है टैक्स। एक बनिया अच्छी तरह जानता है कि टैक्स को लीगली कैसे बचाना है। एक तो ज्यादातर बनिए अपना बिजनेस करते हैं, इसलिए उन्हें डायरेक्टली टैक्स पे ही नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा, उन्हें टैक्स इंसेंटिव्स मिलते हैं, डिडक्शंस मिलते हैं, और तो और वो क्रेडिट भी ले सकते हैं टैक्स बर्डन को रिड्यूस करने के लिए।
फिफ्थ है डाइवर्सिफिकेशन। बनिया कभी भी बिजनेस को एक्सपेंड करने से नहीं डरता। वो पहले एक बिजनेस को ग्रो करेगा, बाद में अलग अलग सेक्टर लाइक बैंकिंग, इंडस्ट्रियल, इन सब में पैसा लगाएगा, ताकि जब इकोनॉमी में डाउनफॉल आए तो कोई तो सेक्टर ग्रो करेगा और वहीं से ही अपना लॉस कवर कर लेते हैं। देखो, डाइवर्सिफिकेशन एक पोर्टफोलियो की तरह है। जैसे आपने मानो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ पैसे डिबेंचर्स में लगाए, कुछ कंपनी के शेयर्स खरीदने में और कुछ आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाए। ऐसा करने का पर्पस यही है कि तीनों में से अगर किसी एक में भी लॉस हुआ तो बाकी दोनों उसे कवर कर देंगे। ठीक इसी तरह एक बनिया बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन करता है, ताकि एक बिजनेस में लॉस हो तो दूसरा उसे कवर कर दे। अब ऐसा नहीं है कि ये किसी भी नए बिजनेस में मुंह उठा के घुस जाते हैं, नहीं, ये सिर्फ उन्हीं बिजनेस में पैसा लगाते हैं जिनकी इन्हें नॉलेज होती है, या फिर ये पहले पूरी रिसर्च करेंगे, नॉलेज लेंगे और बाद में इन्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।